नमस्कार, मैं हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं MS TV और शो चल रहा है रूबरू। दूरी जब आप किसी दो बिंदुओं के बीच में नापते हैं, अगर यकीनी और हकीकी तौर पर आप उसको देखें, ज्योग्राफिकली अगर मैं बात करूं तो उनके बीच का डिस्टेंस हम देखते हैं, और अगर बहुत एकदम फिजिक्स में चले जाएं तो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। मगर फ़लसफ़ी तौर पे बात करते हैं तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी उतनी ही होती है जितना आपको सोचने में, समझने में, किसी को याद करने में लगता है। अब वो दो बिंदु व्यक्ति भी हो सकते हैं, जगह भी हो सकती है, या कोई एक ज़हनी मकाम भी हो सकता है। अब ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात मैंने शुरू इसलिए की क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं, जहाँ से वो आते हैं और जहाँ से मैं आता हूँ, हम दोनों के पैतृक गांव में ज़्यादा दूरी नहीं है। जीवन में कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी शायद एक दूसरे के एग्जिस्टेंस के बारे में भी नहीं पता था, मगर आज जब मुलाकात हुई तो वो कुछ नाम जो शायद मुझे भी पता थे, उन्हें भी पता थे, वो हमें करीब ले आए। मगर उसके बाद जब उनके प्रोफेशन के बारे में बात हुई और ख़ासकर उनका जहन कैसा है, क्या सोचते हैं मन में, किस तरह से दुनिया को देखते हैं और किस तरह से दिखाते भी हैं, उसके बारे में भी बताऊँगा, तो शायद वो दूरी और कम हो गई। इन दूरियों को कम करने का एक बहुत बड़ा तरीका हमारे लिए रहा है ये जिससे आप हमें देख रहे हैं, डिजिटल मीडियम या फिर उससे पहले एनालॉग मीडियम, कैमरास, फोटोग्राफ्स, वीडियोस। जी, अब ये पूरा जो तारतम्य जो सब मैंने बांधा है उसके पीछे कारण ये है, मोहम्मद शफीक साहब हमारे साथ हैं। पेशे से फोटोग्राफ़र हैं, ज़हनियत से आर्टिस्ट हैं और पैदाइश से बुलंदशहरी हैं, और काम से एक बहुत बड़े आदमी हैं। बड़े आदमी इस लिहाज से कि पूरी दुनिया घूमे हैं, काफ़ी सारा काम किया है, और फोटोग्राफी की दुनिया में जितने भी मेरे ख्याल से विधाएं या कलाएं हो सकती हैं, सब में काम किया है। इतना मुझे पता है, और जो नहीं पता है वो पता करने के लिए वो सामने हैं, बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, थैंक यू सो मच। मैंने कोशिश की कि जो ओपनिंग है उसमें थोड़ा सा आपके बारे में बता दिया जाए, और हमारे लिए, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो बताने का तरीका एक ही है कि रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। और हम लोग वैसे भी जो भारतीय होने के नाते मुझे कई बार लगता है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा हाइप होते हैं रिलेशंस, तो इसलिए मैंने वहाँ से शुरू करी। शफीक साहब, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, या फिर ये चाहता हूँ कि जनता भी जाने, आपकी शुरुआत, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति भवन भी आता है ऑफ द कैमरा। अब क्योंकि बड़ी चीज़ थी तो मैंने सोचा कि आप ही पे छोड़ा जाए, तो मैं वो शुरुआत थोड़ी जानना चाहता हूँ कि कहाँ से शुरुआत हुई है, और आज जो फोटोग्राफी की दुनिया में जिसमें आप हैं, तो वो फोटोग्राफर से फोटोग्राफर का जो सफ़र है वो कैसे पूरा तब्दील हुआ है, मैं वो समझना चाहता हूँ। राष्ट्रपति भवन से हमारा नाता पुरखों का है। मेरे ताऊ वर्किंग विद द लॉर्ड माउंटबेटन, और मैं राष्ट्रपति भवन में ही पैदा पला बड़ा हूँ। अच्छा। तो वहाँ मैंने जो देखा, शुरू से मेरे दिल में पिक्चर्स देखने की बड़ी तमन्ना होती थी, और राष्ट्रपति भवन गाए बेगाए हम जाते रहते थे, क्योंकि राष्ट्रपति, हमारे घर में जो भी गेस्ट आता था हम उसको राष्ट्रपति भवन घुमाने के लिए, बिल्कुल। तो मैं जाता था, तो वहाँ मैं पिक्चर्स को बड़ा देखता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मैं फोटोग्राफर बनूंगा। अच्छा। मैं इससे वो लिंक नहीं जोड़ रहा, लेकिन मुझे पिक्चर्स देखने का बड़ा शौक था। सडनली जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आया और हमारी फेयरवेल पार्टी हुई, और हम कोएड स्कूल के हैं। अच्छा। हाँ, राष्ट्रपति भवन कोएड स्कूल है। तो कोएड स्कूल में कैमरा और वो फोटोग्राफी का जो था, पहली दफा जो हुआ, तो हमारी फेयरवेल पार्टी थी, और वो 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को देनी थी, 11th में हम थे। अच्छा। और जब हमने वो पार्टी ऑर्गेनाइज की तो उसमें एक कैमरा आया मेरे पास, जिससे मुझे फोटोग्राफी करनी थी। कौन सा कैमरा था? और वो याशिका के होते थे, वो ऑटो कैमरे, और वही मैंने भी लिया। और वो, लेकिन उस जमाने में उसे चलाने के लिए कोई भी ये जिम्मेवारी लेना चाहता नहीं था। तो मैंने बोला नहीं यार, मेरे को उतना आइडिया तो है, मैं चला सकता हूँ। और वो सिर्फ मेरा कॉन्फिडेंस था, उससे पहले मैंने कभी कैमरा नहीं चलाया था। और देयर स्टार्टेड, और मैंने जो पिक्चर्स कैप्चर्ड की है, मुझे खुद को भी नहीं पता कि वो क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ उसने मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज लाया। और मुझे पूरा स्कूल 12th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड के बच्चे फोटोग्राफर कहने लगे, क्योंकि उसकी आउटपुट बहुत अच्छी आई। अच्छा। और जो वो डांसिंग मूवमेंट्स थे, या वो बच्चे जो डांस कर रहे थे, वो बड़े आराम से बने, और मजे मजे में बहुत बढ़िया क्लिक की। मेरी ब्रैकेटिंग बड़ी अच्छी थी। आज जो मैं सोचता हूँ, ब्रैकेटिंग किसे बोलते हैं? जब आप पिक्चर शूट करते हो, आप कहाँ से कहाँ तक का शॉट लेना है, उसे ब्रैकेटिंग कहते हैं। फ्रेम कितना हमको बनाना है। एग्जैक्टली, फ्रेम को ब्रैकेटिंग भी कहा जाता है।
और फ्रेम के लिए सबसे ज्यादा एक चीज बड़ी अच्छी होती है कि आप थॉट्स क्या है आपका फ्रेम को लेने का। आज भी जब मैं बच्चों के बीच में होता हूँ तो उनसे हर पिक्चर का जवाब मांगता हूँ कि आपने क्यों खींची है, कहानी क्या है। उस टॉपिक पे मैं बाद में आऊंगा। तो पहले मेरी जिंदगी की शुरुआत वहां से हुई है। आ जाते हैं जो मैंने आपको दूसरा वर्ड्स बोला, ब्रैकेटिंग, और बच्चों को जो मैं बताता हूँ उसके लिए ना आजकल शटर फ्री हैं, क्योंकि वी हैव द मोबाइल। हमारे पास मोबाइल है, हम कट 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 खींचते हैं। और क्लाइंट भी कुछ ऐसे ही हो गए, उनके लफ्ज भी कुछ ऐसे होते हैं, इतना खींच लो बाकी डिलीट कर देना, 2 पिक्चर्स हमें दे देना। अच्छा, तो ये सब कुछ नहीं होता। हम जो सब कुछ कैमरा में है, कलर सेटिंग टू एवरीथिंग, 90% आप खुद चलाना सोचो कि फोटोशॉप तक बात ना है, लेकिन फोटोशॉप अपने आप में एक अलग अचीवमेंट है। मैं उसको ये नहीं कह रहा, आज की टेक्नोलॉजी को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन 90% सोचो कि आप पिक्चर्स में वो सब कुछ करो जो आप कर सकते हो। जी, मतलब उस पिक्चर में वो सब दिखे जो आप देख रहे हो, देखना दे और जो दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो एक नया चीज करने लगे कि ये शॉट ले लेता हूँ, ये हटा दूंगा, ये हटा दूंगा, ये पेड़ तो वहां से हट जाएगा, वहां सूरज आ जाएगा। तो उस चीज को मैं नहीं मानता। अच्छा, ये मानते हैं कि जब कुछ पक रहा है तो वो उस समय पे खूबसूरत हो, बाद में कितनी अच्छी तशरीह में है, ऊपर से धनिया कितना महीन काट के डाला गया है, फर्क नहीं पड़ता, कोर उसका अच्छा होना चाहिए। बहुत खूबसूरत। शफीक साहब, यहाँ से फोटोग्राफी तो चलिए समझ में आ गई कि शुरुआत हो गई थी, मगर अभी तक था शौकिया तौर पर, प्रोफेशन में तब्दील कैसे हुई? देखो, उसके बाद एक राष्ट्रपति भवन में मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड होता था, गौतम, मैं उसका नाम जरूर लूंगा। गौतम ने मुझे बहुत बोला नहीं तुम कर सकते हो, और मैं गौतम को बहुत सपोर्ट करता था। तो मैं बोलता था हाँ यार हम कर तो सकते हैं, और उसका भी फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट था, और वो फोटोग्राफी में मुझसे उस मतलब आज को मैं ये नहीं बोल रहा इज ऑन अ डिफरेंट बिजनेस, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मैं बताऊं उसने और मैंने बहुत कुछ सीखा एक साथ। और हमारे को सिखाने के लिए कोई नहीं हुआ करता था, गुरु नहीं थे सच। तो हम एक दूसरे को देख के और लोगों को समझ के ये बातें किया करते थे, और रोजाना एक नया, रात को वॉक करते में एक नया स्टाइल लाते थे, ये कैसे शूट करें वो कैसे। वहां से शुरुआत की, उसके बाद कभी मुड़ के नहीं देखा। पहला ब्रेक मैं फिर बीए किया। जब ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं फुटबॉल प्लेयर था जाकिर हुसैन कॉलेज से, तो फुटबॉल के अलावा लोग हमें जानते ही नहीं थे, तो कैमरा लेके तो मैं वहीं जाऊंगा, और वो था अम्बेडकर स्टेडियम। अम्बेडकर स्टेडियम से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई, अम्बेडकर स्टेडियम, और वहां से स्पोर्ट्स से। और स्पोर्ट्स जब स्टार्ट किया तो वो मुझे नहीं पता था कि वो सबसे टफ गेम है, क्योंकि मैं फुटबॉल प्लेयर था, मैंने उसी लाइटली तरीके से उसे शूट करना स्टार्ट किया। आफ्टर सम टाइम मेरे को पहला ब्रेक मिला स्पोर्ट्स वर्ल्ड मैगजीन में, APBP की, और ये थ्रू टू नोवी कपाडिया एंड गौस मोहम्मद। इस कौन से साल की बात है ये? 87-88 में मैंने किया था, उसके 3-4 साल बाद ही हुआ, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, अर्ली 90s के पास। और तभी मैंने जो आज की डेट में मुझे बड़ा वो होता है कि लोगों के पास कैमरा है, लेंसेज है, जूम्स हैं, उस टाइम पे कोई किसी को कैमरा टच भी नहीं करने देता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे आज भी याद है कि अम्बेडकर स्टेडियम का एक हाफ टाइम हुआ था, और एक बहुत कैमरे का रखा हुआ था 70 to 200 जूम के साथ उस समय में। तो मैंने जब वो ब्रेक में गया तो मैंने सोचा इसके अंदर से देखते हैं दिखता कैसा है, और मैंने चुपचाप से उसका लेंस उठाया और देखा, मैंने बोला ये तो बहुत ही बढ़िया दिखता है यार। सडनली वो आ गया और उसने मुझे बहुत डांटा कि तुम्हारी मजाल कैसे हुई, आपने मेरा कैमरा छुआ। उस जमाने में लोग कैमरे को बताते भी नहीं थे कैसे चलता है यार, तो हमें बहुत ही, तो मैंने उसको सॉरी बोला, बट मेरे दिल में एक बात लग गई कि यार उतना करीब से देखने में कितना मजा आएगा। फिर मैंने एक सेकंड हैंड लेंस मिला मुझे, सिंगल टच होता था 70 to 200, और निकॉन में था। अच्छा। तो वो लेंस के साथ मैंने लिया जाके, और वो बड़ी मुश्किल से मैंने खरीदा और स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा, और वो मेरी जिंदगी की ब्यूटीफुल शुरुआत थी।
पहला वो आपने दो चीज़ों के बारे में कहा, एक तो कि कोई कैमरा छूने नहीं देता था, एक तो इसलिए कि उस समय में पिलास्ता थी, आमतौर पर हर व्यक्ति के घर में नहीं होता था कैमरा, और दूसरा एक ये चीज़ भी कि बड़ा ही महंगा शौक था हर लिहाज से। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि हर एक समय था जब कांच के वो हुआ करते थे, उसके ऊपर फिल्म लगी होती थी ZNS, और लाइट पड़ती थी और सब पिक्चर क्रिएट होती थी। आपके समय तक आ चुकी थी फिल्म्स, रोल्स आते थे, और हर एक क्लिक जो आप कर रहे हैं वो जेब से जाएगा। अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि उस समय में आप स्पोर्ट्स कैप्चर कर रहे थे, और ये समझते हुए, ये जानते हुए कि अगर एक शटर स्पीड आगे पीछे हुई और व्यक्ति अगर निकल गया फ्रेम से, मैं ट्रैक नहीं कर पाया, कुछ नहीं हुआ, और एक्शन में अगर लेना है तो ये जेब पे भारी पड़ेगा, वो चीज़ कैसे एग्जीक्यूट करते थे? क्योंकि तब तक मेरे ख्याल से शुरुआती ही समय चल रहा था, ये कैसे होता था? बहुत अच्छा, मेरे दिल को छूने वाला आपने क्वेश्चन किया है। उस जमाने में रोल खरीदना ही मेरे लिए बहुत टफ था, लेकिन मैं थोड़ा लकी भी था। मेरे को DFA, दिल्ली फुटबॉल एसोसिएशन ने, असलम होते थे कोच, हमारे राष्ट्रपति भवन के प्लेयर भी रहे, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि ये फोटोग्राफर है, तो वहाँ पर उठना उनका था कि तो उस जमाने में 2 ही फोटोग्राफर खींचता था, एक ऑर्डिनरी फोटोग्राफर, एक ग्रुप पिक्चर और एक इंट्रोडक्शन जी। इसी का नाम फोटोग्राफी होता था जो बच्चों को मिलती थी। आ जाते हैं सेकंड पार्ट में, जो न्यूज फोटोग्राफर होते थे। जी। न्यूज फोटोग्राफर्स को वो या तो ब्लैक एंड व्हाइट डाल के रखते थे, और जो टॉप एंड जैसे हिंदू वगैरह जो कलर डाल के रखते थे वो उनका अपना स्टैंडर्ड होता था, वो एक फ्रेम भी देने को राजी नहीं थे। तो मैं उनको देखा और उनसे सीखा कि ये क्या करते हैं और मैं क्या करता हूँ। जब मैंने वो लेंस ले लिया तो आई एम स्टार्टिंग एक्शन पिक्चर्स, और जब मैंने एक्शन पिक्चर शुरू किया तो फिर तो मेरा हाथ इतनी तेज से चलता था, ऐसे रोल चलता था और ऐसे, और मैं हर चीज ना देखो फोटोग्राफी में एक इम्पॉर्टेंट है, आपको ना अपने लेंस के हिसाब से प्री स्टार्ट होना चाहिए। प्री स्टार्ट मीन्स पहले से ही तैयार के आपका लेंस। एक मैं बच्चों को एक टिप्स देना चाहूंगा, जिनके पास 70 to 200 लेंस होते हैं या फुटबॉल कवर कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, दूसरे एरिया में जब मतलब सेंटर से उस तरफ जो पिक्चर हो फुटबॉल होती है, वहां पर वो शार्प करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो उनकी रेंज ही नहीं है, बिल्कुल बाहर है उससे। लेकिन क्या होता है, उनको वहां आते हैं, जब वो पिक्चर आगे आती है तब तक तुम आउट हो जाते हो, या आपको उतना पता ही नहीं होता कि इतने झटके में यहाँ आ जाएगी। फोटोग्राफर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि वो अपने लेंस को समझे और उसको माइंड पे सेट करे। मैं जो भी लेंस लेके बैठूंगा, बड़ी डी होती है उसके ऊपर, और सेंटर से इस तरफ की पिक्चर्स मेरे लिए ब्यूटीफुल होंगी। जहां मेरा लेंस जहां तक है उसको वहां तक शार्प रखो, जब वो अपनी रेंज में आती है आप तब स्टार्ट हो। मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपकी एक भी पिक्चर आउट नहीं होगी और आप हर एक्शन कैप्चर कर पाओगे। होता क्या है इससे उल्टा, कि आप वहां पर शार्प में लगे रहते हो, जब गेंद इधर आती है तो पिक्चर आउट हो जाती है। बैक टू द टॉपिक के आपने पूछा कि हम उस टाइम, तो जब मैंने वो शूट करना शुरू किया, वो गोल्डन डेज थे, बाईचुंग भूटिया, चैपमैन एंड चेरी एंड बड़े बड़े महिंद्रा एंड महिंद्रा, DCM होता था, डूरेंट होता था, दिल्ली में बड़े बड़े टूर्नामेंट होते थे, तो बड़े प्लेयर भी होते थे। जब मैं वो पिक्चर उनको सेल आउट करता था, एक्शन पिक्चर, आई एम द फर्स्ट वन, और वो मुझे इतना रिगार्ड करते थे क्योंकि वो सिर्फ अपनी पिक्चर्स देखा करते थे न्यूज़पेपर में। वो जब पिक्चर मैं उन्हें खुद जाके देता था कि मैंने आपकी एक्शन क्लिक की है, दे गिव मी अ वेरी गुड मनी। अच्छा। और जब वहां से पैसा आया तो हम बन गए बड़े फोटोग्राफर, बहुत बड़े फोटोग्राफर। और बड़े फोटोग्राफर बनते ही हमने एक बड़ा कैमरा लिया। सबसे पहले मैंने 2.8 लेंस लिया, 80 to 200 होता था, और उसके बाद फिर बॉडी कौन सी चल रही थी इस पे? मैं FM2 से स्टार्ट हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, FM2 था मेरा फर्स्ट, मैंने नया कैमरा लिया। उससे पहले FE था जो सेकंड हैंड लिया, जो पहला जिंदगी का था। एक मजेदार बात बताऊं, मुझे उस टाइम लेंसेज की भी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मेरे को किसी से पढ़ा ही नहीं था। एक जमाने में जब नॉर्मल लेंस लेके मैं 11 मूर्ति पे गया, और मैंने देखा कि मैं इतनी दूर खड़ा होता हूँ, क्योंकि 50 mm लेंस था, तो मैंने बोला ये पिक्चर कैसे खींची होगी। तब मैंने सोचा अरे यार उस टाइम ना पेड़ वेड़ नहीं होंगे,
ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तब वो खींचा है नहीं। मुझे उस टाइम ये भी नॉलेज नहीं थी कि वो वाइड एंगल लेंस होता है, जूम किसे कहते हैं। तो मेरी जिंदगी की शुरुआत इतनी मजेदार रही, और ये सब बातें करते करते हम फिर बड़े फोटोग्राफर हो गए यहाँ से। बिल्कुल, चलिए एक पड़ाव पूरा हो गया कि हम फोटोग्राफर बड़े हो गए। फुटबॉल से, सॉकर से फिर हम क्रिकेट की तरफ कैसे मुड़े? देखो, फुटबॉल में जब नोवी कपाड़िया ने मेरे को स्टार्ट कराया स्पोर्ट्स वर्ल्ड, और मुझे खुद को नहीं पता था ये इतनी बड़ी मैगजीन है, ABBP मैगजीन भी स्पोर्ट्स वर्ल्ड नंबर 1 थी। तो मैं उस टाइम सारे स्पोर्ट्स करता हूँ, मैं ऐसा नहीं था कि सिर्फ फुटबॉल किया। उसके बाद मैंने बैडमिंटन किया, DLTA में ऑफिशियल फोटोग्राफर रहा, सानिया मिर्जा बचपन से छोटे से कवर किया, लिएंडर, महेश भूपति और बहुत सारी पिक्चर्स। और एक मुझे वाकया भी याद है कि मैंने लिएंडर की पिक्चर खींची थी। वो हरदम एक ग्लास पहनते हैं, और जिस ग्लास में उनका पूरा ग्राउंड दिख रहा था, और मैं क्लिकिंग है क्लोजअप पिक्चर्स, और वो बच्चों को ऑटोग्राफ दे रहे थे, और ऐसे करके वो मैच को देखा। तो पूरा ग्राउंड आ रहा था और उनको पसीना आ रहा है, और वो पिक्चर्स मैंने दिया। और वो क्योंकि वो मैच खेल के आया था तो उसको पसीना बहुत था। वो पिक्चर मैंने क्लिक किया, और मेरा भतीजा होता था, वसीम मेरा भतीजा, उसने बोला ये पिक्चर मैं लिएंडर से ऑटोग्राफ लूंगा। जब मैंने वो पिक्चर लिएंडर ने देखी तो लिएंडर ने बोला ये पिक्चर तो मैं तुम्हें दूंगा ही नहीं, ये पिक्चर मेरी है, ऑटोग्राफ कितने भी ले लो। तो वो मेरे लिए बहुत खुशी होती थी। और हमारे ना बड़े अच्छे सीनियर फोटोग्राफर्स होते थे, वीरेंद्र जी होते थे HT में, उस जमाने में इंडियन एक्सप्रेस में थे, संजय, बड़े बड़े फोटोग्राफर, भट्ट जी, जिनकी पिक्चर्स में उनकी मैगजीन, उनके न्यूज़पेपर पे देखता था, और मैं कहता था मैं कहाँ हूँ, क्योंकि सेम टाइम में मैं भी वहीं होता था जी। और वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत होता था कि जब मैं उनके आसपास होता था कि यार मैंने भी वही खींचा है जो इतने बड़े फोटोग्राफर ने खींचा है। फिर हम एक स्टूडियो जाते थे जहाँ हमारा पिक्चर डेवलप होता था, मैं तो सेल आउट करता था। तो ना वहाँ न्यूज़पेपर वाले, जो अदर न्यूज़पेपर, वो मेरी पिक्चर्स लेते थे, कहते यार एक एक्शन दे दे, 2 दे, और वो मैं दे देता था। वो कहता था प्रिंटिंग के पैसे आप देना। वो जब भी किसी भी अखबार में होती थी, मुझे खुशी एक बात की होती थी, पिक्चर तो मेरी है, मेरी पिक्चर है, बस ये मेरी जिंदगी है। और क्रिकेट की तरफ की मैं, अच्छा क्रिकेट पे आओ। उसके बाद स्पोर्ट्स वर्ल्ड ने क्रिकेट भी कवर करने के लिए मुझे बोला। पहले एथलेटिक्स का हुआ, तो मेरे को एथलेटिक्स में पहला ब्रेक मिला कि जाओ एथलेटिक्स शूट करो। नोवी ने बोला वो कहाँ पर है? ये नेहरू स्टेडियम में था। स्टेडियम में। और साल एक बहुत बड़ा किप्टेनेज नोज, बहुत बड़ा एथलीट था। उसके ऊपर नोवी बड़ा स्मार्ट था, वो मुझे ना पहले नंबर्स लिख के दे देते थे कि फोकस्ड ऑन दिस प्लेयर्स, क्योंकि मैं ओवरऑल ना करके उन्हीं पे फोकस करूं जिन पे उन्हें स्टोरी करनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इतना बड़ा मोजेस किप्टोनोई, उसका पिक्चर मेरा इतना बड़ा छपा था, और वो पूरा हवा में ऐसे था। तो मुझे नोवी ने वो राइट करके दिया था। और वो जब भी हॉकी के मैचेस होते थे या फुटबॉल मैचेस होते थे, वो मुझे प्लेयर लाइनअप में बोलता था इन पे फोकस कर। ओके, ये रहा। फिर क्रिकेट मैंने बहुत सारा कवर किया, लेकिन मैं जब भी क्रिकेट कवर करने गया तो मुझे लगता था मैं दूसरे के घर में आया हूँ। अच्छा। और फुटबॉल मुझे ऐसा लगता था ये तो मेरा है। क्रिकेट कभी खेला नहीं? मैंने क्रिकेट नहीं खेला। क्रिकेट टेनिस बॉल, वो कोई गेम नहीं होता। गली क्रिकेट इसमें 1 टिप 1 हैंड आउट भी होता है, और उसमें भी विकेट कीपर, क्योंकि बार बार बॉल आती है। क्योंकि मैं फुटबॉल प्लेयर था तो मुझे बोर होना अच्छा नहीं लगता था। बहुत खूबसूरत जी। नहीं, ये अच्छा है, बोर होना अच्छा नहीं लगता। ये जो बात आपने कही कि बोर होना अच्छा नहीं लगता, जब तक स्पोर्ट्स में रहे तब तक बहुत सारा एक्शन था, सब कुछ था। उसके बाद फिर उससे निकल के और बाकी विधाओं में आए, तो क्या बोरियत होने लगी थी या फिर क्या कारण थे? देखो, उस जमाने में ना बोरियत वर्ड ही नहीं था। उस टाइम पे जो मिल जाए अच्छा वो अच्छा होता था। अच्छा, बड़े फोटोग्राफर होने के बावजूद भी चल रहा था। और बड़े फोटोग्राफर का मतलब मैं सिर्फ फील्ड में फेमस हुआ था कि मैं अच्छा फोटोग्राफर हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा कोई लेवल बन गया था। मैं इस पे भी आऊंगा, सवाल मेरा है, मैं बार बार जो इस लफ्ज पे फोकस कर रहा हूँ बड़े, मैं वो पूछूंगा आपसे अभी। वो लेवल क्या था कि मुझे पहली बार एक PR एजेंसी ने कॉल किया, वहाँ पर एक बॉय होता था, तो हुरमा सौराब जी का कॉल आया उसके पास कि हमें फोटोग्राफर चाहिए जो कार को खींच सके। अच्छा, मोशन में हो।
तो वो बोला यार एक शफीक है, वो स्पोर्ट्स करता है, वो तो आराम से खींचेगा। और पहली बार मेरी मुलाकात हुई उर्मा सौराब जी से जी। और उर्मा सौराब जी ने मुझे बोला बाइक शूट करो। अच्छा, कौन सी बाइक थी? वो पहला साल होगा ऑटो कार में। और तो उर्मा साहब मेरे को आके टीपी दी, ट्रांसपेरेंसी, 3 रोल लेके आए थे वो। और मेरे सामने एक बाइक थी और इंडिया गेट पे थे हम। उन्होंने बोला मोशन शूट करो। तो मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने, क्योंकि वो बड़े ही स्मार्ट थे, बड़े, तो मैंने बोला गिव मी 1 रोल, इसमें हो जाएगा, क्योंकि एक बाइक ही तो है। तो उन्होंने बोला नहीं आप 3 रोल शूट करो। मैंने सडनली सोचा यार बड़ा आदमी है, बड़े, मेरा क्या जाता है, मेरे को तो कैमरे में डालना है, शूट कर देता हूँ। और मैंने वो शूट किया। और फिर स्टैटिक्स उन्होंने मुझे बताए कि स्टैटिक्स कैसे खींचते हैं, 1/3 क्या कहते हैं, बैक 1/3 किसे कहते हैं। वो बाइक को लगाते रहे, मुझे बताते रहे और मैं शूट करता रहा। उससे पहले मेरा कोई ताल्लुकात ऑटोमोबाइल से कुछ नहीं था। वो जो मैंने शूट किया और वो पहली मैगजीन आई और वो उसका कवर पेज था, तो मैंने उससे पहले वो मैगजीन में नहीं देखी थी। अच्छा। और जब वो मैगजीन आई और फिर मैंने बोला अरे यार ये तो अच्छा काम कर लिया, ये तो अच्छा काम कर लिया। और बायलाइन जब आई वो एक प्राउडिंग मोमेंट होता है। yes, exactly, बायलाइन। और उस जमाने में बायलाइन आना तो बहुत बड़ी बात। बायलाइन आना आपको स्थापित कर देता था। ये बाइक कौन सी थी अगर याद हो? यार मैं आपको सीरियस बताऊं, मुझे, मैं इतनी चीजें शूट करता हूं पर मुझे कुछ याद नहीं पहली, क्योंकि मुझे तो शायद कोई नहीं है। आई थिंक यामा का कोई फर्स्ट बाइक था। बहुत अच्छा। ऑटोमोबाइल के साथ आपने इंटीरियर्स भी मेरे ख्याल से क्लिक किए, फैशन भी किया। फिर एक मोड़ आया कि मैं थोड़ा फेमस हो गया और बोलने लगे कि आप और भी कुछ करते हो। मैंने बोला, तो मैं पूछता था क्या कराना है, तो उन्होंने बोला आइडियल होम एंड गार्डन के लिए एक फोटोग्राफर चाहिए। अच्छा। उससे पहले मैंने इंटीरियर कभी नहीं किया था। और मैं हर चीज के साथ जायज काम करता हूँ, मैं सीखता हूँ, लोगों से सीखता हूँ। जायज का मैं थोड़ा सा चाहूंगा, क्या जायज का मतलब हवा में बोल देना कि नहीं यार मैं ये कर लेता हूँ और आपको करना ना है तो आउटपुट बहुत बुरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं वो कंप्रोमाइज कभी नहीं किया। हेमंत चावला जी आज भी बड़े फोटोग्राफर हैं और वो उस जमाने में इंडिया टुडे में होते थे। मैं स्पेशल गया उनसे मिलने, मैंने बोला मेरे को एक ऐसी ऑफर आई है और मैंने कभी इंटीरियर किया नहीं है, इंटीरियर करते कैसे है, मेरे को इतना तो आता है। तो उन्होंने फिर ट्राइपॉड पे मुझे सब कुछ बताया। अच्छा। और उन्होंने ये खुशी जाहिर की कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कम फोटोग्राफर हैं जो पूछने आते हैं। बिल्कुल। तो उस जमाने में और आज भी लोग पूछना पसंद ही नहीं करते, अपनी बेइज्जती समझते हैं। और मैंने जितना भी फोटोग्राफी की है वो बड़े फोटोग्राफरों से सीखा है। तो मेरी वो लेवल रहा है। मैंने कभी शर्माया नहीं कि मुझे ये नहीं आता। मैंने सदा बोला यार ये नहीं आता, करे कैसे, और उसके बाद कर लेंगे। आपने अभी जितने भी नाम लिए और उनके बारे में जब आपने बताया तो कहा कि कोई एचटी में थे, कोई हिंदू में थे, कोई इंडियन एक्सप्रेस में थे, ये सारे थे फोटो जर्नलिस्ट थे। मेरी समझ के हिसाब से बहुत लंबे समय तक जो फोटो जर्नलिस्ट रहे हैं उनका मयार बहुत ऊंचा आंका गया है, क्योंकि वो जर्नलिस्टिक अप्रोच से फोटोज क्लिक करते थे। क्या कभी ये महसूस होता है या हुआ कभी ये महसूस कि फोटो जर्नलिस्ट होना, जिसमें आप कहीं दंगों की फोटो क्लिक कर रहे हैं, कहीं किसी एजुटेशन की कुछ आप फोटो क्लिक कर रहे हैं, या फिर कहीं जा रहे हैं किसी ग्राउंड पे कुछ कवर करने के लिए पूरा फोटो और उसके आसपास पूरी एक स्टोरी डेवलप की जा रही है और उससे बड़ी वाहवाही मिल रही है और लोग अलग तरीके से देख रहे हैं और इंटेलेक्चुअल एक स्पेस में आपको जगह मिल जाती है कमर्शियल फोटोग्राफी के अलावा। तो कभी कभी ये चीज़ें जहन में आई? देखो मेरा ना उस तरफ कभी दिमाग ही नहीं गया। एक तो मैं बड़ा फिक्स था कि मुझे ये करना ही नहीं है, क्योंकि मैंने कभी किसी न्यूज़पेपर में जॉब ही नहीं किया। अच्छा। और मैंने कभी भी ना ये धरना प्रदर्शन ये कभी शूट नहीं किया। लेकिन ना मैं सबकी पिक्चर्स देखता था और उनको अप्रिशिएट करता था और मैं ये सोचता था मैं तो एक्शन करता हूँ, ये तो कभी भी कर लूंगा। अच्छा। मेरी ये मेंटालिटी थी, क्योंकि मैं एक्शन वाला आदमी हूँ। ये अगर झंडा ऐसे करेगा तो मैं इससे भी बेटर खींच सकता हूँ। उस तरफ मैं कभी गया ही नहीं। मैंने कभी भी, और जो बड़े जर्नलिस्ट हैं आज भी मैं बोलता हूँ, आज भी मैं सीखता हूँ। जब मैं कैमरा उठाता हूँ तो वो मेरा फर्स्ट डे होता है और कैमरा उठाते में ना आपको कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आई है, आप क्या सोच रहे हो, आपका काम बोलता है।
तो आप ये मत सोचो कि कोई छोटा है बड़ा है या उसका लेंस ये है, वो लेंसेज में डिफरेंस होता है, लेकिन आई भी कोई चीज़ होती है। बिल्कुल सही बात, नज़रिया है जो कि शायद मेरे ख्याल से बदलने की ज़रूरत है नज़र का, तो फिर ठीक है। कुछ लोग समझते होंगे कि सामने कोई व्यक्ति बैठा है, मगर जब तक वो कॉन्शियस रहेगा उसके फेस पे जो मसल टेंशन है वो दिखेगी, और जिस मोमेंट पे वो मसल टेंशन जाएगी वो कैमरे की लेंस की वजह से है, और आप उसको एक्लेमेटाइज भी नहीं करा सकते, तुरंत चुटकी बजाकर नहीं होता ये चीज़। तो बड़ी ही एक जटिल चीज़ लगती है मुझे। मैं इसके लिए थोड़ा सा चाहूँगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स भी अगर मान लीजिए कोई देखता है, या फिर स्टूडेंट भी नहीं, कोई व्यक्ति जो करना चाहता है, उसके लिए वो प्रोफाइल जिसमें वो सही में सामने वाले व्यक्ति की एक्चुअल जो इमेज है वो कैप्चर कर सके विदाउट एनी मसल टेंशन। फोटोग्राफर्स को एक तो पंक्चुअलिटी का बहुत ख्याल रखना चाहिए। मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा। ओके। कोई भी आदमी अगर आपको 10 बजे का टाइम देता है, आपको 9:30 वहाँ पहुँचना चाहिए। उससे आपके 4 फायदे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले से आप उसके बारे में लर्न करके जाते हो। ओके। उसके ऑफिस में वो जगह डिसाइड करना कि आपने शूट कहाँ करना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम है, आप बिफोर हो। उसके बाद उनके बारे में थिंक करना कि यार यहाँ खड़ा करूंगा तो ये आएगा, यहाँ खड़ा करूंगा तो ये आएगा। ठीक है। जब आप अपनी चीज में मजबूत हो जाते हो तो रह जाता है सब्जेक्ट। जब भी वो आते हैं, जो भी व्यक्ति है, उसके साथ अच्छा सा हेलो करके फिर उसको कहीं भी एडवांटेज मत दो। टाइट ठीक करना है तो यू डू इट। हाँ, ऐसे नहीं कि ये हो रहा है और आप डर रहे हो, यार नहीं ये तो नहीं है, नहीं सर ये होना चाहिए, ये है, पिक्चर में ये आता है, आपका टमी बाहर आता है, आप स्ट्रेट बैठिए, आप थोड़ा साइड प्रोफाइल दीजिए, आपका स्माइल आता है, मैं वो सारे डायरेक्शंस आपको 1/3 देना है, इतना दीजिएगा, आपका ये प्रोफाइल बड़ा प्यारा है। अगर आप फ्लैट पिक्चर दोगे तो आपका पिक्चर ब्लंड हो जाता है, खराब हो, वो सब कुछ आप उसको एक्सप्लेन कीजिए और स्टार्टिंग। और जब भी पहला पिक्चर क्लिक कीजिए या 2-3 पिक्चर्स के बाद उसको दिखाइए कि देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं, क्या आप ऐसे ही हो या इससे भी बेटर कर सकते हो, तो फिर वो और भी बेटर करेगा। उसके बाद क्लाइंट को ना फील आने लगता है, और जब उसको फील आएगा वहीं पर ही पिक्चर्स ब्यूटीफुल आने, वहां पर हमारा काम हो जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो बात रही प्रोफाइल की। मैं थोड़ा सा परफेक्ट शूट के बारे में पहले आपसे चाहूंगा, आप और बताएं परफेक्ट शूट क्या है, क्या काम है, क्या सारी चीजें हैं, आप और आपके साथ कौन लोग हैं जो चला रहे हैं ये, और उसके बाद फिर एक सपोर्टिंग क्वेश्चन और है, मगर अभी नहीं दागूंगा वरना सवाल लंबा हो जाएगा जी। परफेक्ट शूट, जब अब मेरी कंपनी का नाम है मेट्रो फोटोग्राफिक्स, और वो बहुत ही और नेम था, तो मेट्रो से पहले था ये नाम मेरा। अच्छा। तो फर्स्ट नेम था ये, पर हमने सोचा ये तो मेट्रो के साथ कनेक्ट होता है। हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं मेट्रो के पैनल पे हूँ, एनटीपीसी मेरे पास है, एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड मेरे पास है, राष्ट्रपति भवन के पैनल पे था, अभी तो जब भी लेते हैं तो हम ही आते हैं। और ऐसी ऑटो इंडस्ट्री में मैं 5-6 पोर्टल्स के साथ मैं वर्क करता हूँ। मुझे हरदम फोटोग्राफर्स की, वीडियोग्राफर्स की ज़रूरत रहती है। मैं ये भी अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगा, मुझे कांटेक्ट करो, आपको एडिटिंग आती है या कुछ भी आता है तो मैं आज आपको एस्टेब्लिश या कहीं भी जॉब दिला सकता हूँ आराम से, क्योंकि लोग मेरे टच में रहते हैं। कोशिश की जा सकती है, कोशिश की जा सकती है, आपके काम पर निर्भर करता है। अभी मैंने मारवा के ही काफी बच्चों को यूज किया था, वो सुब्रोटो चल रहा है, उस टूर्नामेंट में भी उनसे शूट कराया, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी विधा है जो रेगुलर नहीं होती और उसको एक्शन दोबारा नहीं होता। आप ये कोई डांस नहीं है या कुछ नहीं है कि दोबारा होगा, या जो भी एक्शन है उसको सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो दिमाग, ट्रिगर और आई, तीनों का कॉम्बिनेशन जब बनता है तब बनती है। होता क्या है कि हम जब बात कर रहे होते हैं और सडनली कैमरे से देख रहे होते हैं, एक्शन इतना प्यारा होता है तो हम क्लिक ही नहीं कर पाते, उसी में खो जाते हैं। तो ये सब चीजें ना आपके साथ एक उसमें होनी चाहिए, रिदम में जी। तब हम परफेक्ट शूट के बारे में मैं पूछा था। परफेक्ट शूट मेरी कंपनी है, और उसके बाद ये वेबसाइट स्टार्ट की, और अभी वो अगर आप अभी देखोगे तो अभी वो दोबारा से मैं एडिट करके बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने काम बहुत सारा किया हुआ है। अब उसको हम कैसे लाइन अप करें वो एक टफ क्वेश्चन है, तो उस पे मैं काफी काम कर रहा हूँ। और परफेक्ट शूट में मेरे पास बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, जिसमें कि मैं गौरव थे मेरे पास, अभी वो भी वर्क करते हैं, एंड आदित्य है, एंड नौशाद है,
सुखदीप था। तो ये सारे स्टूडेंट्स कहीं से सारे, एंड वन ऑफ माय स्टूडेंट गोइंग टू कनाडा अभी गया है और वो एडिटिंग करता है। मेरा खुद का बेटा बहुत बड़ा एडिटर है, 5 मल्टीनेशनल कंपनीज का काम करता है, अबू सर नाम है, अभी 2nd ईयर का स्टूडेंट है। अच्छा। लेकिन मैंने उसको भी यही सिखाया है कि आपको काम करके या सीख के, बड़े जो हमारे एडिटर फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैं कांटेक्ट में रखता हूँ और वो सब सीखते हैं। बहुत अच्छा। शफीक साहब, आपने काफ़ी सारी, वैसे तो पूरे इस बात में बता ही दी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी सारी वो ऐसी तरीक़े हैं या फिर ऐसे कुछ जहन में कुछ रखने वाली बातें हैं जो कि किसी फोटोग्राफर को रखनी चाहिए। मगर उसके अलावा अगर मैं एक फोटोग्राफर नहीं हूँ बाय प्रोफेशन, या फिर मुझे फोटोग्राफी नहीं आती है और मैं शुरू करना चाहता हूँ, मुझे कैमरा नहीं पता है, मुझे कैमरा पकड़ने से डर लगता है गिर गया टूट जाएगा, ये वाली स्थिति अगर मान लीजिए मेरी है, तो प्रथम दृष्टया आपकी क्या राय होती है? उसके बाद कैमरा पकड़ना सीख गया हूँ, फिर उसके बाद अब मैं फोटोज खींचना समझता हूँ कैसे हैं, फिर उसके बाद आर्टिस्टिक एंड, तो हर लेवल पे ये जो राय क्या क्या होगी आपकी और कैसे ये बदलेगी, मैं ये आपसे चाहता हूँ। एक तो आपको ना जो करना है, कैमरा इज नॉट ए कैमरा, कैमरा इज अ बॉडी एंड लेंसेज। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि मेरा दिल क्या करता है। स्पोर्ट्स फोटोग्राफर बनना है, वेडिंग फोटोग्राफर बनना है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है, इंटीरियर शूट करना है, वो पहले आपको थिंक करना है। उसके बाद उस टाइप की पिक्चर्स देखनी है कि ऐसा होता कैसे है, उसको समझना है। बैक टू टॉपिक, कैमरा। कैमरे का पहले ही नियम है कि गले में पहले वो डालो, कभी भी ओवर स्मार्ट मत बनो। ऐसे कैमरे को सदा ऐसे होल्ड करके चलो, इधर उधर लग गया, क्योंकि वो लेंसेज इतने नाजुक होते हैं कि जरा सा टच हुआ नहीं और वो आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। तो प्लीज उसको ऐसे होल्ड करके चलो और बहुत संभाल के चलाओ। दूसरी फोटोग्राफी, आप ना जल्दी जल्दी फोटो खींचने की कोशिश मत करो। अच्छा। सोचो मैं क्या खींच रहा हूँ, क्या रिजल्ट आएगा, और मैं जो सोच रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपका थिंक एंड थॉट्स नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा। फोटोग्राफी थॉट्स है, एक आर्ट है। आप उस आर्ट को रख के उसको फ्रेम को ऐसे ही सोचो ना, तो आपको सब समझ में आएगा। एज ए फोटोग्राफर आप कहीं भी जाके, कोई भी बच्चा, और आप जितना क्लिक करोगे उतना स्पीड से आगे बढ़ोगे। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि कट 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 करना, नहीं। थिंक एंड थॉट्स, आपके आसपास बहुत कुछ है, और हिंदुस्तान तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि हम जिंदगी भर भी फोटोग्राफी करते रहे तो कुछ भी पूरा नहीं होगा। पूरा नहीं। अब रैप करने का समय आ गया है इंटरव्यू को। आखिरी सवाल, वो एक चीज़ जो आप फोटोग्राफी जो लोग कर रहे हैं प्रोफेशनली, या फिर कोई भी जो कैमरा या कैमरे से जगह पे रखते हैं, उनके लिए भी वो एक चीज़ जो आप उनसे कहेंगे कि जीवन में कभी ना करें। एक तो मैं एक छोटा सा स्टोरी और सुनाना चाहता हूँ, वो है इंटरनेशनल। तो मैं बहुत सारी टाइम में ना फॉरेन में फोटोग्राफी की है, और मैनचेस्टर बहुत बड़ा मेरा ड्रीम कम ट्रू था। मैनचेस्टर तो मैं मेन्यू का मैच कवर करने के लिए जब मैं स्टेडियम गया, तो हमें तो अम्बेडकर की आदत थी खुला जाना, इधर से उधर जाना। तो 2 आवर्स बिफोर हमें अंदर एंट्री हुआ था, और पर्टिकुलर 2 घंटे मुझे दिया गया, वो दिखाया गया था वीडियोस कि आपको यहाँ रहना है, ये आपका एंगल है, यहाँ से शूट करेंगे आप। इससे क्योंकि हमें तो अम्बेडकर और उसकी आदत थी, तो मूवमेंट की हैबिट थी, तो हम वहाँ चले गए और हमने स्टार्ट वही किया जिसके लिए हम जाने जाते हैं। 4 यहाँ से खींचिए, फिर उधर शिफ्ट हो गए। 3 दफा के बाद सिक्योरिटी ने आया, बोला आपका ये पास छीन लिया जाएगा और आप यहाँ से आउट हो जाओगे अगर इस बार हिले तो। अच्छा। तो मैं सडनली कि यार ऐसा होता है क्या? ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। मैंने कहा चलो ठीक है। और वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोमेंट था, और मैं वो पिक्चर्स बहुत शेयर करता हूँ। वो मैं उस पल को जिया, मतलब वो मैंने कभी, मतलब मेरी जिंदगी आज भी मेरे रूए खड़े हो जाते हैं वो सब कवर करके। और मैंने जिंदगी में ओसामा वो सुजुकी के साथ शूट किया है, मेरा ऑटोकार मैगजीन में आया था, वो बड़ी चीज थी। क्रिकेट जब मैंने पहली बार किया, ये मेरे ब्यूटीफुल गुड मोमेंट्स हैं।
जब मैंने क्रिकेट पहली बार किया, इंडियन टीम को पहली बार आमने सामने देखा और प्रैक्टिस में देखा, तो मैं उस मोमेंट को जिंदगी। कौन प्लेयर थे उस समय में? अजहरुद्दीन, सौरभ गांगुली, अजहरुद्दीन, अजहर साहब की उस टाइम पूरा कॉलर खड़े होते थे एंड अगेंस्ट द पाकिस्तान सीरीज। तो मुझे ये याद है, ये उस जमाने में जो ये इंजमाम एंड ऑल जो भी प्लेयर्स थे, इनको करीब से देखना है मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू था कि यार इतना, ये तो ऐसा है, अरे ये तो इतना लंबा है यार, ये तो इतना चौड़ा है, 6 फुट का पठान है। फिर ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ वो टेस्ट मैच शूट किया, तो मेघरात ने मेरे साथ एक मजाक किया। मेरा एक असिस्टेंट फोटोग्राफर इज वेरी क्लोज टू मी, अफसार, वो आ रहा था शेन वॉर्न के साथ, मैं उसकी पिक्चर खींचना चाह रहा था, मेरे को नहीं पता था मेरे ऊपर मेघरात है, और वो वाटर बॉटल मेरे आगे किए जा रहा था और मैं ऐसे हटा रहा था। मैंने ऐसे नहीं देखा कि कौन है, और मैं ऐसे कह रहा हटना हटना ऐसे, और वो हंसे जा रहे थे, मुझे नहीं पता था कौन चल रहा है। सडनली जब मैंने पिक्चर खींची, मैंने ऐसे करके देखा, अरे ग्रेट मेघरात, और वो इट्स टू टॉल, और वो पिक्चर आज भी है मेरे पास, और मैं हंसता हूँ कि यार वो था वो। ये सारी फोटोज आप डालेंगे इस पे जो आपकी परफेक्ट शूट की वेबसाइट है? बिल्कुल, मैं बहुत सारी पिक्चर्स है मेरे पास, कुछ ऐसी कहानियों के साथ डालिएगा, मेरे ख्याल से बड़ा खूबसूरत होगा, एक छोटी-छोटी शॉर्ट स्टोरीज अबाउट द पिक्चर्स। ये उस टाइम पे ये हुआ, और मैं हर पिक्चर्स के बारे में बता सकता हूँ। वो बहुत अच्छा है, मगर कुछ पिक्चर्स एक शेड्यूल के तौर पे कर सकते हैं कि कुछ दिन कुछ पिक्चर, क्योंकि हर खींची हुई तस्वीर के पीछे की कहानी लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी होता है। मेरा सवाल अभी भी वही मोबाइल पड़ा है, अब जो नहीं करना चाहिए। देखो, फोटोग्राफर को अगर आगे बढ़ रहा है, पहली बात तो वेल फोकस होना चाहिए कि उसे करना क्या है, किस फील्ड में जाना है। दूसरी बात, अगर पैसा कम मिले कोई बात नहीं, लेकिन उसे वही करना चाहिए जो उसका दिल कर रहा है। आप मल्टीपल मत सोचो, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मैंने कहा मेरा पैशन है फोटोग्राफी, वो कोई पैशन वैशन नहीं होता, बेवकूफ बनाने वाली बात है। अच्छा। आपको जो कर रहा है, आपको स्टार्टिंग में करना था। होता क्या है, हम लोग ना बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं, हर दूसरा आदमी अपने आप को फैशन फोटोग्राफर कहना पसंद करता है, और वाइल्ड लाइफ की तो बात ही कुछ और है। बिल्कुल डूबते हुए सूरज की फोटो ली है, और ये लिया है और वो लिया है। जिंदगी में असलियत में ये सब कुछ बिल्कुल उल्टा है। जब आप फील्ड पे होते हो ना, तो आप पानी भी सिप करके पीते हो, क्योंकि फुटबॉल मैच में अगर आप टॉयलेट भी जाते हो तो आपके 15 मिनट्स जाते हैं। तो ये याद रखना, हम पानी भी ऐसे पीते हैं जिससे सिर्फ गला ठीक से रह सके, और हमें ये सब कुछ चीजें पहले से प्रिपेयर होके जाना होता है। दूसरी, कभी भी किसी पर्सनैलिटी को अपने ऊपर हावी मत होने दो, चाहे वर्ल्ड का कोई भी बड़ा आप जिसका शूट कर रहे हो, नहीं तो आप शूट ही नहीं कर पाओगे, आप अपना पुट नहीं डाल पाओगे, आपने नहीं डाल पाओगे। आपने बोला नहीं करनी चाहिए, मैं इन तीनों चीजों को बोलूंगा, ये नहीं करनी चाहिए। एक तो अपने ऊपर किसी भी पर्सनैलिटी को हावी नहीं करना चाहिए इफ यू आर ए फोटोग्राफर। दूसरी बड़ी चीज, आपको जो काम आधा अधूरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाफ नॉलेज दूसरे फोटोग्राफर्स को सताती है और हमें बड़ा एम्बैरेसिंग करती है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन में अब दुनिया बदल चुकी है। आप शूट क्या करते हो और फोटोशॉप में क्या करके उसे क्या प्रेजेंट करते हो, दुनिया ही बदल देते हो। जमीन आसमान का फर्क होता है। वो करना बहुत ही अच्छा है, लेकिन सोचो एक अच्छे फोटोग्राफर के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरा ये मानना है। और ना वेट एंड वॉच, फोटोग्राफी इंतजार, पेशेंस का गेम है। आप जल्दी कुछ नहीं कर सकते। आज मैंने फोटोग्राफी की है, कल हमने भी नाम बनाने में बरसों लगे हैं, पहले काम किया, नाम बनाया, आज हम यहाँ हैं। यूं ही नहीं ये तरक़े सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तब जाके ये फन आया है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया शफीक साहब आपका कि आप आए, बातचीत की, इतनी सारी चीज़ें बताई। और जो आपने कहा कि अपना फोकस क्लियर रखिए, तो कैमरा को फोकस, लेंस को फोकस करने से पहले अपना फोकस क्लियर कीजिए। और जैसा एक शुरुआत में कह रहे थे, इंटरव्यू शुरू होने से पहले, गुड फोटोग्राफर इज द वन हू नोस व्हेन नॉट टू स्टैंड। तो कहाँ खड़ा नहीं होना है वो समझ जाइए। उसके अलावा तो होती हुई जितनी भी चीज़ें में हैं, अगर उसमें प्रेजेंट रहेंगे, आप उपस्थित होंगे, तो खींच लेंगे कुछ ना कुछ, वो हो जाएगा और वक्त के साथ सीख भी जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय के लिए, इतने ज्ञान के लिए और इतने किए हुए काम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके,
और ऑलवेज टाइम जब भी मैं मारवा आता हूँ, यहाँ के स्टूडेंट्स को मिलता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, और ये स्टूडेंट्स काफ़ी मेरे पास आते भी रहते हैं और ऑनलाइन भी मिलते रहते हैं। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके, तो ये थे मोहम्मद शफीक साहब। आपने इतनी सारी कहानियाँ सुनी फोटोग्राफी के पीछे की, वो एक एक पिक्चर के पीछे की, तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी क्या होती है, क्या एक फ़ोटोग्राफ़र के मन में होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, वो सारी चीज़ें भी सुनी। तो अगली बार, अभी क्योंकि नवरात्रि शुरू होने वाली हैं तो फेस्टिव सीज़न भी है और साथ ही साथ सारे शादियाँ और सब शुरू हो जाएंगी, तो अगली बार जब अपनी शादी में आप किसी फ़ोटोग्राफ़र को बुलाएं तो थोड़ा इज्जत से पेश आएँ और ये समझें कि हो सकता है कि आज का आपका मूल भाव जो है किसी एक व्यक्ति के अंदर के हुनर को दबा रहा है। ये चीज़ भी ख्याल रखें। बाकी बार्गेनिंग तो आप कर ही सकते हैं, ये आपके ऊपर है, मगर किसी के अंदर के आर्टिस्ट के साथ कभी बार्गेनिंग मत कीजिएगा। मैं बस इतना ही कहूँगा। उसके अलावा अपना और आसपास जो लोग हैं ख्याल रखिए उनका, खुद से और लोगों से प्यार किए करते रहिए और सफाई रखिए आसपास, और अपनी ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है, तो देखते रहिए MS TV, हर पल आपके साथ।